हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट। ये आर्टिकल 124 से 147 तक बात करता है। इसका थोड़ा सा इतिहास पढ़ लेते हैं पहले। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ये बताया गया था कि एक सुप्रीम कोर्ट बनाया जाएगा भारत में, और कोलकाता में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया भी गया। स्पेस ये जगह याद रखिए, कोलकाता, क्योंकि आज का सुप्रीम कोर्ट हमारा कोलकाता नहीं बल्कि दिल्ली में है। इस जो सुप्रीम कोर्ट जो 1974 में जो बनाया गया था, इसके चीफ जस्टिस थे एलिजा इम्फे और अन्य जज थे लेमिस्टर, चैम्बर्स और हाइट। इनके नाम याद रखिए, बस इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछ सकता है कभी। दूसरी बार बात की गई थी 1935 के रेगुलेटिंग एक्ट में कि भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाएगी, और 1 अक्टूबर 1937 को एक संघीय न्यायालय बना जिसके चीफ जस्टिस थे सर मॉरिस गॉयर। भारत का सुप्रीम कोर्ट कब बना? भारत का सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था 28 जनवरी 1950 को, भारत के गणतंत्र होने के 2 दिन बाद। तो 28 जनवरी 1950 को जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया वो था दिल्ली में, और उसके चीफ जस्टिस थे हीरालाल जे कानिया या एच जे कानिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आर्टिकल 130, ये भी एक पॉइंट टू बी रिमेंबर होना चाहिए, याद रखने के लिए एक पॉइंट होना चाहिए कि ये आर्टिकल क्या बताता है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई दिल्ली में ही होती है, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में ही है और वहीं इसकी सुनवाई होती है, लेकिन ऐसा अगर पॉसिबल ना हो, अगर दिल्ली में सुनवाई करना पॉसिबल ना हो, तो संविधान ये हमें अधिकार देता है, संविधान ये अधिकार देता है कि इस सुनवाई को भारत के किसी और पार्ट में भी किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले आपको राष्ट्रपति की पूर्व सहमति या अनुमति लेना आवश्यक है। तो सुप्रीम कोर्ट अपनी सुनवाई दिल्ली के अलावा कहीं और भी कर सकता है। ऐसा इतिहास में 2 बार हो चुका है जब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई श्रीनगर और हैदराबाद में हुई थी। बात आती है गठन की, तो सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होता है और कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं। कुछ इसलिए क्योंकि समय समय पर इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। सबसे पहले 1956 में सुप्रीम कोर्ट अधिनियम के अनुसार एक मुख्य न्यायाधीश होता था, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं। 7 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे, लेकिन समय समय पर आवश्यकता अनुसार इनकी संख्या बढ़ाई गई, और अब करंट सिनेरियो में देखें तो एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं, यानी टोटल 34 जजेस हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त। योग्यता क्या होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए? सबसे पहले कि भारत का नागरिक हो, और इन दोनों में से सेकंड और थर्ड पॉइंट में से कोई एक योग्यता हो, बीच में अथवा लगा है देखिए। तो पहला है कि आप किसी हाई कोर्ट में 5 साल तक जज रह चुके हों, या फिर अगर जज नहीं थे तो 10 साल तक एडवोकेट रहे हों। यानी अगर आप एडवोकेट थे तो आपको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी हाई कोर्ट का, और अगर आप जज थे तो आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आखिर है जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, राष्ट्रपति की नज़र में आप अच्छे विधिवेत्ता हों। यदि राष्ट्रपति को नहीं लगता कि आप एक अच्छे विधिवेत्ता होंगे या पारंगत हैं अपनी फील्ड में, तो आप सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। नियुक्ति की बात देखिए। नियुक्ति के लिए हम थोड़ा सा इतिहास पढ़ लेते हैं इसका, कि सबसे पहले नियुक्ति कैसे हुआ करती थी, उसके बाद क्या व्यवस्था हुई। आज़ादी के बाद राष्ट्रपति जिस किसी वरिष्ठतम जज को चुनता था और उसे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया जाता था। ये व्यवस्था एक प्रथा जैसी बन गई और इसी तरीके से आगे होता रहा, लेकिन बीच में कुछ ऐसे विवाद आ गए, कुछ केसेस आ गए कि हमें कोलेजियम व्यवस्था की ज़रूरत पड़ी। वो विवाद क्या थे वो भी थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हुआ था 1973 में 1973 में हुआ क्या था, 3 जजेस थे जो इस पद के दावेदार थे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पद के दावेदार थे। वो थे AN ग्रोवर, KS हेगड़े और JS सेलट। ये नाम तीनों याद रखिएगा। इनकी जगह पर AN रे को या AN रॉय को बना दिया गया था, अजीत नाथ रॉय को। तब इन 3 जजेस ने त्यागपत्र दे दिया था इस बात से नाराज़ होकर। इसके बाद एक 13 जजेस की बेंच बैठी, एक पीठ बैठी, जिसमें ये केस लाया गया कि क्यों भाई आपने त्यागपत्र क्यों दिया है। जब इनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये
ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया है ये वरिष्ठता के आधार पर नहीं बनाया गया है। इस बेंच ने इस जो मुकदमा है इस पर सुनवाई करी और 1956 के विधि आयोग का हवाला देकर ये बताया कि प्रतिभाशाली को यानी कि प्रतिभा के आधार पर चीफ जस्टिस का पद दिया जाएगा, ना कि वरिष्ठता के आधार पर। इस 13 जजों की पीठ के जो अध्यक्ष थे वो MM सीकरी थे। ये फैसला सुना दिया गया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद एक और केस आया 1977 में 1977 में, जिसमें हंसराज खन्ना वरिष्ठतम जज थे जिनको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश बनाया जाना था, लेकिन बना दिया गया मिर्ज़ा हमीदुल्ला बेग को। उस वक्त इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और यहाँ पे थोड़ी सी एक उनके पर्सनल फेवरेट रहे होंगे ये मिर्ज़ा हमीदुल्ला बेग, तो उसके हिसाब से इनको बना दिया गया। ये भी एक विवाद बन गया। और एक केस और आया था 1993-94 में 1994 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि वरिष्ठतम को ही सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। वरिष्ठतम का मतलब ये नहीं है कि उम्र में वरिष्ठ हों, बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज जब रहे हों तब से वो टाइम पीरियड देखा जाता है कि एक्सपीरियंस में कौन वरिष्ठ है। अगर कोई 60 वर्ष का है जज और एक 62 वर्ष का है, इनको मान लीजिए एक्सपीरियंस था 7 साल का और इनको एक्सपीरियंस था 5 साल का, तो वरिष्ठता की श्रेणी में ये नहीं आएंगे। क्यों, ये उम्र ज़्यादा है तो ये वरिष्ठता की श्रेणी में आ जाएं, ऐसा नहीं है। जिसको एक्सपीरियंस ज़्यादा है सुप्रीम कोर्ट का उसे वरिष्ठ माना जाएगा और उसे ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाने के लिए एलिजिबल कहा जाएगा। तो ये तो बात हो गई यहाँ तक, 1994 तक ये सब चलता रहा। फिर 1998 में एक थोड़ा सा सिस्टम बदला और कॉलेजियम व्यवस्था आ गई। देखिए, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन इसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है जो फॉलो किया जाता है। कॉलेजियम व्यवस्था में क्या है, 5 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं जो कुछ नाम भेजते हैं सरकार को कि ये हमारे अकॉर्डिंग ये ठीक है और आप इस पर विचार कीजिए। और सरकार भी कुछ नाम सेलेक्ट करती है और वो देती है कॉलेजियम को, यानी उस 5 सदस्य एक टीम को, एक पीठ को। तो ये दोनों ही इनकी पूरी जांच पड़ताल कर लेते हैं कि ये जज बनने के योग्य है या नहीं, बिल्कुल फिट बैठते हैं या नहीं, इसके अकॉर्डिंग सारी जांच वगैरह हो जाती है। अगर गवर्नमेंट को लगता है जो नाम कॉलेजियम ने दिए हैं वो सही नहीं है और ये दोबारा पुनर्विचार के लिए इन्हें देना चाहे तो भेज सकती है। कॉलेजियम उस पर पुनर्विचार करता है, फिर से उनकी जांच पड़ताल करता है, सारी चीज़ें ठीक पाई गई। अगर ये दोबारा से ये नाम इन्हें भेज दिए जाएँ तो सरकार फिर बाध्य हो जाती है कि वो उन नामों में से ही किसी को चुने। तो ये एक कॉलेजियम व्यवस्था की कमी कह लें, कमी ही कही जाएगी कि उसमें गवर्नमेंट थोड़ा सा मजबूर हो जाती है, जिसको हटाने के लिए गवर्नमेंट ने एक NJAC भी लाया था बीच में, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ये एक अच्छा खासा टॉपिक है जिसको आगे डिस्कस कर सकते हैं। तो जिन नामों को कॉलेजियम आगे बढ़ाती है, आगे उनको सजेस्ट करती है, वो नाम जाते हैं विधि मंत्री के पास। विधि मंत्री इन नामों को भेजते हैं प्रधानमंत्री के पास और प्रधानमंत्री इन नामों को डिस्कस करते हैं राष्ट्रपति के साथ। तो ये सब होता रहता है। ये सारे डिस्कशन के बाद राष्ट्रपति किसी एक जज की एज अ मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्ति कर देता है। इसमें एक पॉइंट और है, अगर राष्ट्रपति चाहे तो अन्य जजों से, सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों से या हाई कोर्ट के जजों से भी सलाह ले सकता है, जिनसे वह उचित समझे, जिनसे वो लगे कि यहाँ ये मुझे अच्छी सलाह देंगे। उसके लिए भी वो कानून उनको, संविधान उनको अधिकार देता है। मुख्य न्यायाधीश की बात हो गई। अब बात करते हैं अन्य न्यायाधीशों की, जो कि 33 हैं इस वक्त। तो इन 33 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है? इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन इसके लिए वो सलाह लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, और इस सलाह लेने के लिए राष्ट्रपति बाध्य हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें राष्ट्रपति ये नहीं कि अपनी मर्जी है लेंगे या नहीं लेंगे सलाह, इसके लिए संविधान उन्हें बाध्य करता है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह मांगें।
और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बाध्य है कि वो इनको सलाह दे, वो ऐसा नहीं कह सकता कि नहीं मुझे सलाह नहीं देनी है, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इनको इस टॉपिक पे सलाह देगा। आगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किन से सलाह मांगता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अन्य 4 वरिष्ठ जजों से सलाह लेता है, यानी जो कोलेजियम वाली अभी बात हुई थी, तो उनमें जो 4 वरिष्ठ सदस्य होते हैं और एक सीजीआई होता है, तो सीजीआई उन 4 जजेस से सलाह लेता है। 1998 में कोलेजियम व्यवस्था आने के बाद से आज तक सारे जितने अपॉइंटमेंट्स हैं वो इसी प्रोसीजर के थ्रू होते हैं। बीच में 2014 में एनजेएसी आया था, जो कि 2015 में रिजेक्ट भी हो गया था। लेकिन इस टॉपिक पे बात हम आगे किसी वीडियो में करेंगे, ये एक अच्छा खासा है, टाइम टेकिंग टॉपिक है। वेतन आर्टिकल 125 में बताया गया, इसका आर्टिकल भी याद रखिएगा। चीफ जस्टिस की सैलरी होती है 2,80,000 प्रति माह, और सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों की सैलरी होती है 2,50,000 प्रति माह। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सैलरी भी इतनी ही होती है। हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी सैलरी भी 2,50,000 ही होती है। अब चीफ जस्टिस को हटाने की प्रक्रिया, अगर चीफ जस्टिस ने कोई अपराध किया है या कोई ऐसा काम किया है जो उन्हें अपनी पद की गरिमा के विरुद्ध है उनकी, तो उन्हें हटाने की भी एक प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति ने अपॉइंट किया है तो राष्ट्रपति एक ऑर्डर दे और उनको हटा दे, इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। क्या होता है, लोकसभा के 100 सदस्य एक प्रस्ताव लाते हैं लोकसभा में। 100 सदस्यों का साइन किया हुआ एक प्रस्ताव लाया जाता है लोकसभा में। अगर लोकसभा नहीं तो फिर राज्यसभा में, लेकिन राज्यसभा में 50 लोगों का साइन किया हुआ ही प्रस्ताव लाया जाता है। यानी उसमें लोकसभा में संख्या 100 है और राज्यसभा में क्योंकि सदस्य कम होते हैं तो इसमें 50 लोग ही प्रस्ताव को ला सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी एक में लाया जाता है। मान लिया सबसे पहले कि लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया, ठीक है। सबसे पहले हम इसको लेके चलते हैं, इस कंडीशन को। उसके बाद क्या होगा, जांच के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। 3 सदस्यों की एक कमेटी बनेगी जांच के लिए, जिसमें एक होंगे जज सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। एक होंगे जज सुप्रीम कोर्ट के, एक जज होंगे उसमें हाई कोर्ट के, और एक होंगे जाने माने विधिवेत्ता जो इस फील्ड में बहुत ज़्यादा पारंगत हैं। ये तीनों मिलकर उस जज के खिलाफ, उस मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ जो भी कंप्लेन आई है उसकी जांच करेंगे। और अगर वो पाते हैं कि वाकई में ऐसा सही है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कुछ ऐसा किया है जो कि संविधान के खिलाफ है या उनकी पद की गरिमा के विरुद्ध है, या इन्होंने कोई ऐसे अपराध किया है, अगर ये सही पाया जाता है, तो ये जो प्रस्ताव इनके पास आया था पहले साइन होने के बाद, वो अब जाता है दूसरे सदन में जिसमें नहीं गया होता है। यानी इसमें तो जा चुका है, तो अब वो जाएगा राज्यसभा में, और राज्यसभा में मेजोरिटी से, यानी 2/3 मेजोरिटी से अगर वो पास हो जाए तब उस प्रस्ताव को पास माना जाता है। और उसके बाद राष्ट्रपति ये आदेश, ये ऑर्डर पास कर देते हैं कि इस चीफ जस्टिस को या इस मुख्य न्यायाधीश को अब हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इस तरीके से देख लेते हैं। मान लीजिए ये प्रस्ताव पहले राज्यसभा में आया, 50 लोगों ने साइन करके इसको राज्यसभा के सभापति को सौंपा। उसके बाद अब क्या प्रोसीजर होगा, जांच होगी। जांच के बाद अगर सही पाया गया तो ये प्रस्ताव जाएगा लोकसभा में, यानी कि दोनों सदनों की बात होगी, और इसमें भी 2/3 बहुमत से इसको पास कराना होगा। उसके बाद राष्ट्रपति ऑर्डर दे देते हैं उनको हटाने के। ऐसा इतिहास में अभी तक 3 बार हुआ है कि प्रस्ताव लाया गया हो लेकिन अभी तक किसी जज को हटाया नहीं गया, या तो वो प्रस्ताव पारित ही नहीं हुआ या फिर जज ने पहले ही इस्तीफा दे दिया। तो ऐसे 3 केसेस हुए हैं। पहला केस हुआ था वी रामास्वामी का 1991 में हुआ था वी रामास्वामी का केस। उसमें लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया था लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसमें वोटिंग में पार्ट ही नहीं लिया, तो ये लोकसभा में पास ही नहीं हो पाया, यानी 100 लोग इस पर साइन ही नहीं हो पाए, तो ये प्रस्ताव तो वहीं के वहीं कैंसिल हो गया। दूसरा ऐसा हुआ था कि सौमित्र सेन जज थे, सौमित्र सेन, और 2001 की ये घटना है। 2001 में सौमित्र सेन के खिलाफ राज्यसभा में ये प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन जांच होने से पहले ही सौमित्र सेन ने इस्तीफा दे दिया। और तीसरी घटना हुई थी PD दिवाकरन की,
कर्नाटक से थे ये, इन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया था जांच होने से पहले ही। आर्टिकल 124 का 7 हमें ये बताता है कि रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट किसी अन्य न्यायालय में, या ये जज है, सुप्रीम कोर्ट किसी अन्य न्यायालय में जज या फिर एडवोकेट के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र अधिकार, और उसमें आपको हो सकेगा तो NJAC भी पढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। अब हम इसको फिनिश करते हैं। तब तक के लिए यू हैव अ नाइस डे एंड स्टडी हार्ड। पढ़ते रहिए।